हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ 4 kg मास एंड 1 kg मास आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा इज़। तो उनके मोमेंटम का हमें रेशियो बताना है। दो मास है हमारे पास। पहला मास है हमारे पास 4 kg, ठीक है। दूसरा मास है हमारे पास 1 kg, ठीक है। और ये दोनों जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं वो काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हैं। इनके मोमेंटम का रेशियो हमें बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ जो हमारा पहला ये मास है इसकी वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, और ये दूसरा जो है इसकी वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं, ठीक है। तो k1 यानी मतलब पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? 1/2, इसका मास है 4 और वेलोसिटी इसकी v1 है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी k2 है मान लीजिए, तो इसका 1/2 और ये इसका v1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका मास है 1 इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो k1 जो है वो इक्वल है k2 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 2 1 द 2 2 2 द 4। तो ये k1 आ जाएगा हमारे पास 2v1 का स्क्वायर, और k2 हमारे पास आ जाएगा v2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए ये जो 2 है इसको हम ले जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये 2 2 द 4v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे कि हम बोथ साइड रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √4v1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √v2 का स्क्वायर। अब यहाँ ये रूट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2v1 और यहाँ आ जाएगा v2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें चाहिए थी, ये जो हमें इक्वेशन मिली 2v1 इक्वल टू v2। अब ये इक्वेशन हमें मिल गई, तो यहाँ से हम बहुत आसानी से मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? p इक्वल टू mv, ठीक है। तो अगर हम पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालें मतलब p1, तो p1 क्या आएगा? मास कितना है इसका 4 और वेलोसिटी कितनी है v1 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमें 1 मिलेगी। दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर हम मोमेंटम निकालें p2, तो इसका मास कितना है 1 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, और v2 किसके इक्वल है? 2v1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2v1, ठीक है। v2 की जगह हम 2v1 लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ हो जाएगा p1/p2 इक्वल टू 4v1 अपॉन में 2 1 द 2v1। तो ये v1 से v1 कैंसिल, 2 1 द 2 2 2 द 4। तो ये हमें मिला यहाँ पर 2/1। तो ये p1 p2 का रेशियो कितना आया? 2:1, और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है 2:1। तो ये आंसर कौन सा सही है? सी वाला क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। 2:1। आओ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एन इलेक्ट्रिसिटी यूज़र पे 1200 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो एक यूज़र है
जो 1200 रुपये बिल जमा करता है अपना फॉर एवरी मंथ, हर मंथ उसे 1200 रुपये जमा करने हैं, ऑन विच हिज इलेक्ट्रिक कंजप्शन चार्ज इज़ 900। लेकिन जो वो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है उसके लिए सिर्फ उसे 900 रुपीज़ देना पड़ रहा है। यानी का मतलब जो 300 रुपये हैं वो कंपलसरी चार्ज है, ठीक है, तो वो तो देना ही देना पड़ेगा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी ना खर्च करे तो 300 रुपये उसे देना है, लेकिन जो वो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है उसके लिए उसे 900 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। इफ़ ही ऑपरेट्स अ डुअल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर, अब वो एक डुअल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ कर रहा है, ईच ऑफ 750 वाट, तो एक कॉइल जो है वो 750 वाट का है, तो डुअल है यानी कि मतलब 2 कॉइल लगे हुए हैं हीटर में। तो हीटर जो है वो 750 प्लस 750, ये हो जाएगा आपके पास 750 प्लस 750, तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा 1500 वाट, ठीक है, वाट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इतनी पावर हो जाएगी हीटर के लिए, हीटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अ फ़ैन ऑफ 75 वाट, एक फ़ैन वो यूज़ कर रहा है, वो 75 वाट का है, ठीक है। और नेक्स्ट है उसके पास 10 वाट एलईडी, तो एलईडी मतलब लैम्प यूज़ कर रहा है वो 10 वाट, 10 वाट, ठीक है। आगे कह रहे हैं फॉर 1, 12 एंड 10 आवर रेस्पेक्टिवली, ये जो हीटर है वो 1 आवर के लिए यूज़ करता है डेली, फ़ैन जो है वो 12 आवर डेली यूज़ करता है वो, और जो लैम्प है एलईडी है वो 10 आवर यूज़ करता है डेली, ठीक है। आगे कह रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, द अमाउंट ही पेज फॉर ईच ऑफ द कंज्यूम्ड यूनिट विल बी, तो एक यूनिट का उसे पर डे कितना बिल देना पड़ रहा है, एक यूनिट का खर्चा कितना है उसका, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये सारा डेटा हमने क्वेश्चन से लेके लिख लिया। अब स्टूडेंट्स उसकी टोटल यूनिट हो कितनी रही है, तो यूनिट होती है किलोवाट आवर में, ठीक है। तो ये है, और किलोवाट आवर बनाना है अगर आपको तो 1500 वाट है ये, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हीटर जो जला रहा है, तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी, इसे 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, ठीक है, और 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दें, कितने घंटे चल रहा है, 1 आवर चल रहा है, 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1.5 किलोवाट आवर। तो हीटर से की जो यूनिट बन रही है वो बन रही है 1.5 किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ैन, तो फ़ैन की कितनी यूनिट बन रही है डेली, इसको क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको यूनिट पता चल जाएगी। तो इसको जब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 1000 से डिवाइड होने के बाद 0.075, ठीक है, इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। ये यूनिट हो गई, ये यूनिट इसकी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास लैम्प यानी एलईडी, तो इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 10 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.01, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 किलोवाट आवर। अब ये हमारे पास आ गई यूनिट 1.5, 0.9, 1.0,
1.5, 0.9 एंड 0.1। ये टोटल यूनिट हमारे पास कितनी हो गई, इसको हम ऐड करेंगे तो 5 एंड 9 हमारे पास हो गया, 5 एंड 9 14, 14 1 5, 15 का 5, 1 को कैरी करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2.5। ठीक है, कितना हो गया 2.5 यूनिट, ये हो गया। ठीक है, तो 2.5 यूनिट डेली खर्च हो रही हैं उसकी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब वो मंथली चार्ज कितना दे रहा है बच्चों, मंथली चार्ज कितना दे रहा है, मंथली चार्ज दे रहा है वो 900 इलेक्ट्रिक कंजप्शन के लिए। तो पर डे उसे कितना देना पड़ रहा है, पर डे चार्ज, पर डे चार्ज तो 900 दे रहा है वो 30 डेज़ के लिए। तो एक दिन का कितना देगा वो, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, तो ये आ गया आपके पास 30 रुपीज़। तो एक दिन के लिए उसे देना पड़ रहा है 30 रुपीज़। 2.5 यूनिट खर्च कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट का उसका कितना खर्चा है, तो 1 यूनिट, लास्ट में उसने क्या कहा है कि अमाउंट ही पेज फॉर ईच ऑफ द कंज्यूम्ड यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट चार्ज कितना हुआ उसका, सो 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, तो 1 यूनिट चार्ज उसका कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2.5। भाई 2.5 यूनिट के लिए वो 30 रुपीज़ दे रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना देगा, तो यहाँ से डेसिमल हटा के 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, इसको कर दीजिए 5 6 ज़ा 30, 0। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, इसको 60 को डिवाइड कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 1 बचेगा, 5 2 ज़ा 10। क्या हमें मिला यहाँ पर, क्या मिला हमें यहाँ पर 12। तो उसका कितना खर्चा हो रहा है डेली, 12 रुपीज़ उसे 1 यूनिट के लिए देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए, 12 यूनिट उसे 12 रुपीज़ देना पड़ रहा है पर यूनिट। ठीक है, चार्ज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन अ लिक्विड with 4/5 of its volume submerged. If the relative density of wood is 0.8, the density of liquid is। अब वो किस लिक्विड में है ये नहीं बताया, कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसमें ये वुड जो है वो फ्लोट कर रही है और उसका वॉल्यूम 4/5 वॉल्यूम उसका सबमर्ज है, डूबा हुआ है। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है जिस ऑब्जेक्ट की आप रिलेटिव डेंसिटी देख रहे हैं उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड, वुड, ठीक है, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है, 0.8, 0.8। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वुड हमें पता नहीं है, डेंसिटी ऑफ वुड W लिख देते हैं वुड को। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर देखिए यहाँ पर, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब WT लिख देते हैं वाटर को। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ये 1000 से को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा 0.8 से, तो ये कितना आ जाएगा 800
तो यानी कि मतलब डेंसिटी ऑफ वुड कितना आ जाएगा हमारे पास 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बच्चों 800। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, कभी भी किसी सॉलिड को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो उसका जो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो उतना ही वॉल्यूम सबमर्ज करेगा जितना सॉलिड और उस लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि वो सॉलिड उतना ही, उस सॉलिड का जो वॉल्यूम है उतना ही डूबेगा जितना उस सॉलिड और उस लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो x है। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग मान लेते हैं इक्वल टू x। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड x है और डेंसिटी ऑफ वुड 800 है, तो इसका रेशियो वुड का लिक्विड से, तो इसका रेशियो क्या होगा 800 अपॉन में x इक्वल टू, और ये रेशियो कितना आने वाला है, क्वेश्चन में कहा गया है 4/5। ठीक है, तो 4/5। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पर हम करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा 800 इंटू 5 इक्वल टू 4x। 4 को हम इस साइड में अगर लाएं तो 4 इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो 800 इंटू 5 अपॉन में 4 इक्वल टू x। 4 से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं 800 को, तो 4 2 = 8 0 0। अब 200 इंटू 5, तो 200 इंटू 5 हमें देगा x की वैल्यू, और 200 इंटू 5 हो जाता है 1000। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ चुकी है बच्चों हमारे पास ये 1000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 1000, यानी मतलब इसका सही ऑप्शन है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर क्या है नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो उस मीडियम में, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, साउंड की स्पीड टेम्परेचर, मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, हमें नॉट करेक्ट चूज़ करना है। दूसरा है स्टूडेंट्स, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। तो कह रहे हैं कि सिंगल फ्रिक्वेंसी के साउंड को नोट कहते हैं, तो ये बिल्कुल बात जो है वो गलत है, नोट नहीं कहते। ठीक है, टोन कहते हैं। सिंगल फ्रिक्वेंसी के साउंड को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। ठीक है, टोन। ठीक है, जैसे रिंग टोन। ठीक है, तो सिंगल फ्रिक्वेंसी का साइन जो है साउंड है। ठीक है, पहले जो रिंग टोन चलती थी वो सिंगल फ्रिक्वेंसी का साउंड होता था, तो सिंगल फ्रिक्वेंसी के साउंड को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। और कई सारी फ्रिक्वेंसी जब आ जाती हैं एक साउंड में तो वो बन जाता है नोट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल फ्रिक्वेंसी को नोट कहा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर यही बिल्कुल सही आंसर है इसका बी। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बात गलत है लेकिन आंसर ये सही है, क्योंकि उन्होंने
यही पूछा है, नॉट करेक्ट। अब नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। साउंड प्रोपागेट्स थ्रू अ मीडियम एट फिनाइट स्पीड, बिल्कुल सही है। साउंड किसी भी जो है मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड जो है वो फिनाइट होती है, मतलब ऐसा नहीं है इनफिनाइट स्पीड से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट डी है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? बी इसका सही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, 3 resistors of 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms are connected in parallel across a of 10 volt and of negligible internal resistance। तो internal resistance negligible है, the potential drop across 3 ohms resistor। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये 3 रजिस्टर लगे, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और ये बैटरी है, ठीक है। कितनी बैटरी? 10 वोल्ट। तो बच्चों हमेशा आप याद रखिएगा, जब करंट जो पोटेंशियल लेके यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे, वही पोटेंशियल यहाँ जाएगा, वही पोटेंशियल यहाँ जाएगा, वही पोटेंशियल यहाँ जाएगा। पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 ओमेगा है, ये 3 ओमेगा है और ये 5 ओमेगा है। तो पोटेंशियल यहाँ से बोल्ट, ये बैटरी कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। तो पोटेंशियल करंट यहाँ से जो लेके चलेगा यहाँ पहुँचेगा तो 10 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पहुँचेगा। तो ये 3 ओमेगा रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 10। यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा। तो कोई भी रजिस्टर का यहाँ पे पूछता तो आंसर क्या होता? 10 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है डी, 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा 3 ओमेगा रजिस्टर में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया वेट ऑफ द सॉलिड इज़ 80 ग्राम इन एयर एंड 62 ग्राम इन वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी। तो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो हमें वेट इन एयर दिया हुआ है, वेट इन एयर। तो वेट इन एयर कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम, ठीक है। वेट इन वाटर दिया हुआ है, वेट इन वाटर, वेट इन वाटर कितना दिया है? 62 ग्राम, ठीक है, सही बात है। अब हमेशा याद रखिए रिडक्शन इन वेट इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर रिमूव्ड, ठीक है। जब कोई चीज़ पानी में हम डुबोते हैं, ठीक है, तो पानी जितना हटेगा, ठीक है, उतना ही वेट कम होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, रिडक्शन इन वेट इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर रिमूव्ड, वेट ऑफ वाटर रिमूव्ड, ठीक है बच्चों। रिमूव्ड, ठीक है। अब वेट रिडक्शन कितना हो रहा है? तो वेट रिडक्शन, तो ये जो दिया हुआ है वो मास है, ठीक है। तो मास रिडक्शन इनटू जी वेट हो जाएगा, ठीक है, वेट रिडक्शन हो जाएगा। तो 80 माइनस 62, ये तो हो गया मास, और मास इंटू जी क्या होता है? इतना मास कम हो रहा है तो मास इंटू जी क्या होता है? वेट, इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर रिमूव्ड, ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर यानी मतलब मास इंटू जी, वाटर ऑफ मास इंटू जी कर दें। तो वाटर का मास अगर हम निकालें तो क्या होगा? वाटर का मास यहाँ पे देखो, ठीक है, वाटर का मास, तो वाटर के मास के लिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास, तो डेंसिटी ऑफ वाटर
इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ये मास के इक्वल हो गया, इंटू जी, ठीक है। तो ये वेट ऑफ वाटर हो गया, रिमूव जो हो रहा है ये जी से, ये जी कैंसिल हो गया, तो 80 माइनस 62 कितना हो जाएगा 18, इक्वल टू, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, अगर हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब देखें तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वाटर की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी वो क्या थी 1, तो यानी कि मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया हमारे पास 18, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम का वाटर रिमूव्ड हो रहा है, ठीक है, इस वॉल्यूम का वाटर रिमूव्ड हो रहा है, ठीक है, या इतने वॉल्यूम का वेट रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो वाटर में मर्ज कर रहा है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया 18, वॉल्यूम ऑफ वाटर कह लो इसे, या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो जो वाटर में डूब रहा है, ठीक है, जितना भी पार्ट उसका डूब रहा है वो वॉल्यूम कितना है 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी यही होगा जो डूब रहा है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये हमें यहाँ से पता चल गया, इसको हम रफ कर देते हैं जिससे कि जगह बने, और तो हमें क्या पता चल गया 18 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या होगी, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी अगर हम निकालें तो ऑब्जेक्ट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। अब उसका मास कितना था 80, उसका वॉल्यूम कितना है 18, ठीक है। ये वो डूब गया ना, पूरा का पूरा डूब गया, पूरा डूब चुका है वाटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वाटर के ऊपर वो 80 ग्राम का था, वाटर के अंदर 62 है, इसका मतलब पूरा डूब चुका है। तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया हमारे पास 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गई डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 18। अब और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ 80 अपॉन 18। अब 18 से 80 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 4.44, ये आ गई हमारी रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी। इस क्वेश्चन का 12 का सही आंसर क्या है 4.44, ठीक है स्टूडेंट्स।